नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हाथरस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस घटना को ऊपर उठाया गया और इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही परिवार को 50 लाख तक का लालच किसने दिया, राजनीति शुरू करने के पीछे किन लोगों का हाथ है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आप भी पूरी जानकारी बेसिक से लास्ट तक जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारी स्टोरी समझ में आ सके। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा जो किसी धर्म, जाति और संगठन से बिलोंग करते हैं, तो वे सभी इसको अपनी बेइज्जती ना समझे। क्योंकि साथियों, यदि आप भी उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हर बेटी को जागरूक करें तथा उनको आत्मनिर्भर करने के लिए हुनर सिखाएं ताकि वे अपनी रक्षा खुद कर सके, वे किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। यदि आप ऐसी घटना को किसी राजनीति व अपने फायदे के लिए उपयोग करेंगे तो निर्भया की तरह ही इस बेटी को न्याय मिलने में भी सालों बीत जाएंगे। जिस प्रकार आप अपनी बेटी को बाहर से जल्दी आने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार आपको आपके बेटे को भी घर से जब वो बाहर चला जाए तो जल्दी आने के लिए बोले, और यदि वो नहीं आता है तो 2 थप्पड़ मारे। क्योंकि जब आप उसके 2 थप्पड़ मारेंगे तो अपने आप अकल उसकी ठिकाने आ जाएगी। थप्पड़ मारने की ये बात बहुत सारे मनचलों को अच्छी नहीं लगेगी, हजम नहीं हुई होगी। और यदि आप भी मेरे साथ हैं तो बेटी मैं आपके साथ हूँ, ऐसा जरूर से जरूर कमेंट करें। भूले मत, हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ सीता के लिए भगवान श्री राम ने और द्रौपदी के लिए पांडवों ने युद्ध किया था, और वीर शिवाजी की धरती के हम निवासी हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। चलिए हाथरस की घटना की ओर बढ़ते हैं। 14 सितंबर की वह सुबह जब लड़की अपनी मां के साथ पशु के लिए चारा लेने खेत में गई हुई थी। पीड़िता के भाई ने पुलिस थाने चंदपा कोतावली में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस को बताया कि मेरी बहन और मां 14 सितंबर की सुबह चारा लेने खेत में गई हुई थी। तभी संदीप और उसके 4 दोस्तों ने पुरानी रंजिश के कारण बहन के साथ दुष्कर्म किया तथा उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। 14 सितंबर को सुबह इस घटना के बाद उस देश की बेटी को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के सीएमओ डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि पीड़िता को गर्दन में पास गहरी चोट थी और रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। गर्दन के पास की हड्डी टूट चुकी थी तथा उसको इसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। गर्दन की नस टूट जाने के कारण तथा गले और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से ही युवती की मौत हुई, क्योंकि उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 हफ्ते से जिंदगी और मौत से लड़ रही बेटी ने मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। जब ये सब हुआ तो विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता था। जाहिर सी बात है, वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सरकार से सवाल पूछने का हक सभी लोगों का वो है, चाहे वे मैं पूछूं, आप पूछें या फिर कांग्रेस पूछे। सवाल पूछना सबका अधिकार है। जब हमने सरकार खड़ी की है तो सरकार से सही गलत का सवाल करना उचित है, परंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पर राजनीति करना कदापि उचित नहीं है। परंतु बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपनी रोटी सेक रहे हैं। किसी माँ की बेटी चली गई और आपको अपना स्वार्थ दिख रहा है। स्वार्थ में क्यों बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2020 को प्रियंका वाड्रा ने योगी जी के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रति आप जवाबदेह हैं। इस ट्वीट के बाद राजनीति छिड़ गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब दोनों दलित बालिका के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जाने पर अड़े हुए थे। विपक्षी नेताओं और यूपी में झड़प हुई, जिसमें राहुल गांधी नीचे गिर गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार राहुल, प्रियंका और अन्य 150 नेताओं को आज्ञा नहीं मानने के तथा उल्लंघन करने के कारण हिरासत में ले लिया गया। उधर हाथरस गैंगरेप मामले में राजनीतिक तूल और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा। दिल्ली के जनपद पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सीताराम
कन्हैया लाल से समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इन लोगों ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की। वहीं इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अलग मांग रखी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वह जिससे चाहे उससे मिलने की उनको इजाजत होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक नेता पीड़िता के गांव पहुंच गए, जिनका गांव में जाना गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। यूं कहें कि उनकी नीयत गांव वालों को अच्छी नहीं लगी और उनका स्वागत अंडों और स्याही से किया गया तथा गांव में उन्हें घुसने से पहले ही भगा दिया गया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कड़ा संदेश दिया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अत्यंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। योगी जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया तथा कहा, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार पर हर माता बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है व वचन है। योगी का ये बयान ऐसे समय आया जब प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हाथरस मामले में सही कार्रवाई न करने के कारण योगी सरकार ने कई उच्च अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। योगी जी ने हाथरस मामले की जांच करवाने के लिए सीबीआई का सहारा लिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार ट्वीट किया। सीएम योगी जी लिखते हैं कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े हुए सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी गवर्नमेंट ने इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के माध्यम से करवाने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत के बिकाऊ मीडिया की तो बात ही कुछ और है। फर्जी न्यूज दिखाने से लेकर बिटिया के गांव में रहने वाले हर निवासी को दरिंदा बोला जाना तो उनके लिए बस एक न्यूज मात्र है। चैनल वाले भी क्या कर रहे थे? अब हम सबसे पहले किसी ने आज तक आरोपी बच के बारे में बोल रहे हैं। अब तो बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे थे? पहले जो दरिंदा बोल रहे थे, आरोपी दरिंदा बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? इंडिया टीवी वाले, आज तक वाले, एबीपी वाले ये कहते थे हाथ लगा के ये इस दरिंदे का घर, ये उस दरिंदे का घर, समझे? हाँ। यूपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश अभी भी की जा रही है। हाथरस की सच्चाई के पार्ट 2 में हम आपको हाथरस से जुड़ी बहुत सी राजनीतिक साजिशों और मीडिया की दलालियों की भयावह तस्वीर दिखाएंगे। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पीड़िता के परिवार को पैसों का लालच दिया गया, साथ ही जिस लड़के का नाम इस मामले में आ रहा है उसके गरीब पिताजी का बयान भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाथरस के इस मामले की सच्चाई को यदि आप भी सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर करें। आप इसको फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इसको फैला सकते हैं। जल्द ही वीडियो के पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।